हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम बढ़ चुके थे। हमने यह सबसे पहले जान लिया था कि वस्तुएं क्या होती हैं। अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं, और कुछ वस्तुएं जो है वो एक जैसे पदार्थों से भी बनी हुई होती हैं। ठीक। अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि इनके समूह बनाना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे लिए इनकी पढ़ाई क्या हो जाए, इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, हमारा ज्यादा टाइम यूज ना हो उसमें। ठीक, इसीलिए जो है हम इनके समूह बनाते हैं। समूह बनाने से क्या होता है, समूह बनाने से जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, एक ग्रुप की जितनी भी चीजें हैं, उन सबके गुण जो है हम एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि लकड़ी से जो है वो हमारा टेबल भी बनता है, कुर्सी भी बनती है, बेड भी बनता है। टेबल से जो है बहुत सारे, कभी कभी सॉरी, लकड़ी से जो है हम कुछ बर्तन भी बनाते हैं, जैसे लकड़ी की प्लेट बना दी, लकड़ी के गिलास बना दिए। तो बहुत सारी चीजें जो है हम लकड़ी से बनाते हैं। ठीक। अब हम एक एक करके जितनी भी वस्तुएं हम लकड़ी से बना रहे हैं, इनकी स्टडी करेंगे। जैसे कि टेबल की स्टडी करेंगे कि हाँ ये चमकदार होता है या चमकदार नहीं होता। फिर हम बेड की स्टडी करेंगे कि बेड में क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ है, कितने टाइम चलता है, कितने टाइम नहीं चलता। फिर हम जो है लकड़ी से बनी हुई जो भी हमारा चेयर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऐसे अगर एक एक चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि लकड़ी से तो अनेकों अनेक चीजें बनी हुई होंगी, अनेकों अनेक वस्तुएं बनी हुई होंगी। अब एक एक करके जो है हम हर वस्तु को स्टडी करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सारा टाइम तो हमारा सिर्फ लकड़ी के बारे में पढ़ने में ही लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वस्तुएं लकड़ी से बनी है उनका एक समूह बना देते हैं, और उन सबकी सबकी जो विशेषताएं हैं, सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सबके जो गुण हैं, उनको एक साथ पढ़ते हैं। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और ये इजी भी हो जाता है और कन्वीनियंट भी हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, आसानी से समूह के बारे किसी भी पदार्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके दो मुख्य गुण होते हैं। अब दो मुख्य गुण कौन से होते हैं कि वह क्या करते हैं, सबसे पहला गुण है कि वह जगह घेरते हैं, और दूसरा गुण है उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक, ये दो मुख्य गुण हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण हैं जिनके आधार पर जो हमारे मटेरियल्स है, पदार्थ है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। अब और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि कठोरता है, कठोरता के आधार पर भी वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा दिखावट, दिखावट के आधार पर भी वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। घुलनशीलता के आधार पर भी वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है कि कौन सी वस्तुएं जो है घुलनशील है, विलेय है, और कौन सी वस्तुएं घुलनशील नहीं है, यानी कि अविलेय है। इसके अलावा घनत्व के आधार पर भी वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के आधार पर भी वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक। अब जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने दिखावट के आधार पर कैसे वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कैसे हम दिखावट के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। कैसे करते हैं, दिखावट के आधार पर कुछ वस्तुएं जो चमकदार होती हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, उनका एक समूह बना लेते हैं, और कुछ वस्तुएं जो चमकदार नहीं होती उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, उनका एक समूह बना लेते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि दिखावट के आधार पर उनको दो भागों में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, विभाजित करते हैं। एक हमारा धातु, दूसरा हमारा अधातु। अब धातु कौन से होते हैं, जिनमें चमक होती है, और अधातु कौन से, जिनमें चमक नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, जिनमें चमक होती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, तो ये बहुत चमकदार होते हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं। ठीक, इनमें लस्टर होता है, एक चमक होती है, एक क्या होती है, चमक होती है। तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, धातु में आ जाते हैं। ठीक, और दूसरी चीज जिनमें चमक नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, हम अधातु कहते हैं। ठीक, चलिए, तो अब कठोरता के आधार पर कैसे हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक, जीआईसी लखीबाग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है बेटा? मैम राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, आप बताइए हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैम कठोरता और कोमलता, हार्डनेस, साइंस। सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंस साइंस में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? मैम हार्डनेस और मैम सॉफ्टनेस। हम पढ़ रहे हैं वस्तुओं के समूह बनाना। यस मैम। तो हार्डनेस, कठोरता से आप क्या समझते हैं कि वस्तुओं को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
मैम मैम जो सॉफ्ट चीजें होती है और जो हार्ड चीजें होती है उनके बारे में। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। चलिए तो आगे से कंटिन्यू करते हैं कि कौन सी वस्तुएं हमारी हार्ड होती हैं और कौन सी वस्तुएं हमारी सॉफ्ट होती हैं। तो कठोरता के आधार पर हम वस्तुओं को दो भाग में वर्गीकृत करते हैं, एक हमारी कठोर वस्तुएं और एक हमारी कोमल वस्तुएं। ठीक, अब कठोर वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, कठोर वस्तुएं यानी कि दैट कैन नॉट बी स्क्रैच, जिनको खरोचा नहीं जा सकता, जिनको खरोचा नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, जिनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनको जो है कंप्रेस करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, यानी कि संपीड़ित करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। जैसे कि इस मार्कर की अगर हम बात करें तो इस मार्कर को अगर हम कितना भी खरोचने की कोशिश करें तो हम खरोच नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, हम इसे कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें तो ये दबेगा नहीं, दबेगा। इसीलिए ये मार्कर क्या हमारा एक प्रकार का कठोर मटेरियल है। ठीक, अब मार्कर के अलावा और कौन कौन से मटेरियल हैं जो हमारे कठोर होते हैं। देखो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल, जैसे कि डायमंड है, ठीक, यानी कि हीरा है, ईंट है, ईंट जानते हैं आप लोग, जिससे कि हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, ब्रिक जिसे कहा जाता है। इसके अलावा ये जो प्लास्टिक से बना हुआ कप है, ठीक है, प्लास्टिक भी हमारा क्या है, कठोर मटेरियल है, कठोर पदार्थ है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि लकड़ी या लोहा, ईंट, ये सारी वस्तुएं क्या है हमारी कठोर वस्तुएं हैं जो कठोर पदार्थ से बनी हुई हैं। अब कोमल पदार्थ की बात करते हैं। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं, जिनको खरोचना क्या है, आसान है, और जिनको दबाना यानी कि कंप्रेस करना, संपीड़ित करना भी आसान है। जैसे कि हमारे पास है रबर, इसके अलावा रुई है जिसे हम कॉटन कहते हैं, ठीक, कॉटन है, फोम है, स्पंज है। स्पंज सबने देखा होगा, ऐसे दब जाता है ना स्पंज, और आसानी से वो खरोचा भी जा सकता है। ठीक, तो ये जो वस्तुएं हैं, जैसे कि रबर है, तो रबर अभी आप सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, तो रबर को एक बार उठाइए और देखिए, अब अगर आप उसमें ऐसे उंगलियों से क्या करें, उसे खरोचने की कोशिश करें तो वो खरोच जाएगा आराम से। ठीक, और अगर आप उसे इस प्रकार से दबाने की कोशिश करें, संपीड़ित करने की कोशिश करें, तो वो संपीड़ित भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो सारी वस्तुएं कैसी है, कोमल वस्तुएं हैं। ठीक, तो हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर इस प्रकार से हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल्स की डेफिनेशन आपको यहाँ से नोट कर लेनी है, और कुछ एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं कि कठोर पदार्थ कौन कौन से हैं और कोमल पदार्थ कौन कौन से हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि हार्ड वस्तुएं यानी कि कठोर वस्तुएं और कोमल वस्तुएं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता के आधार पर। अब घुलनशीलता के आधार पर कैसे हम जो है पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे, बताइए, सोचिए कि घुलनशीलता के आधार पर कैसे हम पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। ठीक, अब घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थों को दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो क्या है, सॉल्युबल है, यानी कि विलेय है, और दूसरा जो क्या है हमारे इनसॉल्युबल है, यानी कि अविलेय है। अब ये विलय और अविलय क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, विलय क्या होता है और अविलय क्या होता है, कैसे जो है आप पहचानेंगे कि कौन सी वस्तु विलय है, कौन सी वस्तु अविलय है। अगर मैं आपको यहाँ पर नमक दे दूं 1 चम्मच, 1 चम्मच चीनी दे दूं, 1 चम्मच मिट्टी दे दूं, और 1 चम्मच मिट्टी के साथ साथ 1 चम्मच पत्थर दे दूं, छोटे छोटे कंकड़ दे दूं, ठीक, तो आप कैसे बताएंगे कौन सी वस्तुएं घुलनशील है और कौन सी वस्तुएं घुलनशील नहीं है, यानी कि कौन विलय है कौन अविलय है, कैसे बताएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली एक गिलास लेना है, ठीक है, 2 गिलास आप ले लीजिए,
दोनों गिलास में आपको क्या करना है, पानी भरना है। ठीक, पानी भरना है। अब आप पहले इसमें क्या डालो, 1 चम्मच नमक डालो। इस वाले गिलास में, ये जो ए वाला गिलास है हमारा, इसमें क्या डालो, 1 चम्मच नमक डालो। अब इसे क्या करो, किसी चम्मच की मदद से आप क्या करो, इसे घोलने की कोशिश करो। ठीक, अब कुछ समय बाद आप क्या देख पाएंगे कि जो नमक है वो पानी में, वो जल में क्या हो गया, अच्छी तरह घुल जाएगा। घुल जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगा। अब ये घुल रहा है अच्छे से, यानी कि ये जो नमक है ये कैसा है, ये कैसा पदार्थ है, ये विलय पदार्थ है। कैसा है, विलय पदार्थ है। ठीक, वहीं उसी पानी में अगर आप क्या करें, 1 चम्मच चीनी डालें। ठीक, फिर से उसको चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश करें, तो थोड़ा देर बाद आप क्या देख पाएंगे कि ये चीनी जो है वो भी जल में अच्छे से घुल जाएगी। ठीक, यानी कि ये जो चीनी है और नमक है, दोनों ही कैसे हैं, विलय पदार्थ है। कैसे हैं, दोनों ही विलय हैं, क्योंकि ये आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, अब दूसरे बीकर में आप क्या करो, 1 चम्मच मिट्टी डाल दो। 1 चम्मच मिट्टी अब आपने डाल दी दूसरे बीकर में या दूसरे गिलास में जिसमें जल भरा हुआ है। 1 चम्मच चीनी आप 1 चम्मच मिट्टी आप डाल दोगे। अब मिट्टी डालने के बाद 1 चम्मच से आप क्या करो, इसे हिलाने की कोशिश करो, इसे घोलने की कोशिश करो। ठीक, जब आप घोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा देर बाद आप क्या देख पाएंगे कि जो मिट्टी है उसके कण आपको दिखेंगे ही, वो अच्छे से घुली नहीं होगी। जबकि यहाँ पर जो हमने नमक और जल का मिश्रण बनाया था उसमें तो क्या हो गया, नमक अच्छे से घुल गया जल में। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा वाला, जहां पर हमने मिट्टी और जल का मिश्रण बनाया वो अच्छे से नहीं घुला हुआ, यानी कि ये अच्छे से नहीं घुला हुआ, तो इसे क्या कहा जाएगा, अविलय कहा जाएगा, अविलय। ठीक, सेम एक और गिलास अगर हम लें और इसमें जल डाल दें। ठीक, इसमें क्या करें, कुछ पत्थर हम डाल दें, कुछ पत्थर डाल दें। ठीक, अब इसे भी हम चम्मच से घोलने की कोशिश करें, चम्मच से घोलने की कोशिश करेंगे पत्थर को पानी में, तो क्या देख पाओगे, क्या वो घुल जाएगा आसानी से या नहीं घुल पाएगा। सोचिए इस बारे में। नहीं घुल पाएगा ना, पत्थर तो नहीं घुल पाएगा पानी में, यानी कि पत्थर भी कैसा है, अविलय है। कैसा है, अविलय है। ठीक, यानी कि जो दोनों मिश्रण हमने बनाए हैं, दोनों विलयन जो हमारे सॉल्यूशन जो दोनों हमारे हैं, उनमें से कुछ तो क्या है, विलय है और कुछ क्या है, अविलय है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है अगर आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए। चलिए तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स। यानी कि जो मटेरियल्स जो है जल में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको स्टिर करने में यानी कि घोलने में। स्टिर करना का मतलब लिखा हुआ है ना यहाँ पर स्टिरिंग, स्टिरिंग मतलब इस तरीके से घोलने से। ठीक, तो जो मटेरियल जो है जल में ऐसे घोलने से क्या हो जाए, घुल जाए, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, विलय, यानी कि सॉल्युबल मटेरियल यानी कि विलय पदार्थ कहा जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज, मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर नो मैटर हाउ मच वी स्टिर देम आर सेड टू बी इनसॉल्युबल मटेरियल। और ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में कितना भी स्टिर करें, कितना भी घोलने की कोशिश करें, लेकिन वो जल में कभी भी घुलनशील नहीं होते, जल में कभी भी नहीं घुलते, उनको क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल पदार्थ कहा जाता है, यानी कि अविलय पदार्थ कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि विलय पदार्थ कौन से होते हैं और अविलय पदार्थ कौन से होते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं वो हमारे विलय पदार्थ होते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते वो हमारे अविलय पदार्थ होते हैं। ठीक, जिन्हें कि हमने कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि स्टोन यानी कि पत्थर और क्लोथ्स यानी कि कपड़ा। अगर पत्थर और कपड़ा हम ले और उसे जल में डालें, पत्थर को और कपड़े को क्या करें, हम जल में डालें, तो क्या वो घुल जाएंगे, घुल सकते हैं क्या, वो क्या घुल पाएंगे वो, सोचिए इस बारे में। नहीं घुल पाएंगे ना। अगर हम पत्थर और जल को पत्थर को क्या करें, जल में डालें, या किसी कपड़े को हम जल में डालें, तो हम कितना भी घोलने की कोशिश करें तो वो नहीं घुल पाएंगे। इसीलिए वो कैसे पदार्थ हैं, अविलय पदार्थ है। जबकि चीनी, नमक जैसे जो पदार्थ हैं उनको हम क्या करें, पानी में डालेंगे तो वो क्या होंगे, आसानी से घुल जाएंगे, तो वो कैसे पदार्थ है, हमारे विलय पदार्थ है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो प्रयोग हमें कर करके बताए हुए हैं। जैसे कि पहले प्रयोग में बताया हुआ है कि जल है और जल में कुछ हमने पदार्थ डाला है जो कि क्या हो गया, पूरी तरीके से उसमें जल में घुल चुका है, इसीलिए ये वाला क्या है, हमारा विलय पदार्थ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि विलय विलयन है। ठीक, अब दूसरा हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर देखो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुले हुए, है ना, यहाँ पर ज्यों के त्यों है। ठीक,
तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा विलयन है ये कैसा विलयन है, ये अविलय विलयन है। ठीक, चलिए तो इतनी बात समझ में है कि विलय विलयन कौन से होते हैं और अविलय विलयन कौन से होते हैं, सॉल्युबल हमारे कौन से होते हैं, इनसॉल्युबल कौन से होते हैं। चलिए तो इन्हें अब आप नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में बात करते हैं। अब घनत्व के आधार पर कैसे जो है हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, कैसे करेंगे वर्गीकृत, देखो अब जब हमने घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया तो वो तो आसान था, हमें जल में डाल करके देखना था कौन सा घुलनशील है कौन सा घुलनशील नहीं है। दिखावट के आधार पर भी बहुत ही आसान था, क्योंकि हमें देखना है कौन सी चीज में क्या है, चमक है, लस्टर है, और कौन से में लस्टर नहीं है। ठीक, अब कठोरता के आधार पर भी वर्गीकृत करना आसान था, हमें देखना था कि कौन से हमारे क्या है, कठोर हैं, कौन से कोमल है, कौन से संपीड़ित होते हैं और खरोच जाते हैं और कौन से संपीड़ित नहीं होते। ठीक, अब बात आती है डेंसिटी की, जैसे कि बाकी अभी तक हमने पढ़े वो भी क्या थे, इजी थे, तो डेंसिटी भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक, अब डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान अपॉन हमारा क्या होता है, आयतन, जो वॉल्यूम है तो उसी को क्या कहा जाता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व कहा जाता है। अच्छा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में आप ये फॉर्मूला देखोगे। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी विल सिंक, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, देखो जिनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, क्या होगी, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे यानी कि डूब जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कम होगा वो वस्तुएं क्या करेंगी, तैरेंगी। ठीक, जो वस्तुएं क्या होंगी, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएंगी, जिनकी डेंसिटी कम होगी वो तैर जाएंगी। जैसे कि हम एक बीकर ले, ठीक, एक बीकर ले या कोई इस तरीके का कोई क्या ले, बर्तन ले, उसमें क्या डाल दे, जल भर दे, ठीक है, जल हम भर दे। अब जो है इसमें हम कुछ वस्तुएं डालें, जैसे कि एक सिक्का डाल दें, इसके अलावा एक पत्ती डाल दें, पत्ती डाल दे, सिक्का डाल दे, ठीक है, एक हम क्या कह सकते हैं, और एक प्लास्टिक की बोतल डाल दे, खाली बोतल डाल दे प्लास्टिक की, ठीक, कुछ पत्थर डाल दे। अब हम क्या देखेंगे कि जो सिक्का है वो क्या होगा, इसके तले में चला जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा नीचे बॉटम में चला जाएगा, ठीक, यानी कि क्या होगा, इसमें डूब जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सिक्का है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। ये जो पत्थर है ये भी क्या होंगे, डूब जाएंगे, ये भी सबसे नीचे चले जाएंगे, डूब जाएंगे, यानी कि ये जो पत्थर है इनका घनत्व भी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए तो ये डूब रही है। जबकि ये जो पत्ती है और ये प्लास्टिक की जो बॉटल है इनका घनत्व क्या है, बहुत कम है, जिस वजह से ये क्या हो रही है, तैर रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिनका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाती है, जैसे कि पत्थर है, ये सिक्का है, ठीक, और जिनका घनत्व कम होता है वो तैरती है, जैसे कि ये पत्ती है, ये बॉटल है। ठीक, तो यही आपको यहाँ पर पढ़ना है कि सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी विल सिंक, सिंक यानी कि डूब जाना, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाते हैं, और सब्सटेंस हैविंग लोअर डेंसिटी विल फ्लोट, जिनकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। जैसे कि हमने कहा लीव्स एंड क्रॉप्स फ्लोट इन वाटर, जो हमारी पत्तियां हैं और क्रॉप्स है वो क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, जल में क्या होते हैं, तैरते हैं। जबकि कोई पत्थर है और कॉइन यानी कि कोई सिक्का है वो जल में क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, सिंक इन वाटर, वो जल में क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये इस तरीके से बना करके एक अपना कॉपी में थोड़ा सा छोटा सा बना करके, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि पत्थर की डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हमेशा डूब जाता है, कभी भी हम जल में पत्थर फेंके तो वो डूब जाता है ना। ठीक है, तो अब आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा है, उनका घनत्व ज्यादा है, और कौन सी वस्तुओं का घनत्व कम है, आसानी से पता लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, बस जल में वस्तुओं को डालना है, जल में आप जिस वस्तु को डालेंगे अगर वो डूब गई तो आपको क्या समझ लेना है कि इसकी डेंसिटी क्या है, इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, और अगर वो वस्तु तैरने लगी तो आपको क्या समझ लेना है, इसका घनत्व क्या है,
कम है। ठीक, दो चीजें आपको यहाँ से समझ आ गई होंगी कि डूबती कौन सी वस्तुएं हैं और तैरती कौन सी वस्तुएं हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरीके से उनके घनत्व पे डिपेंड करता है। चलिए, तो ये डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में ये जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने तीन चीजें यहाँ पर अभी तक पढ़ी कि पहला, दिखावट के आधार पर कैसे हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। जिन वस्तुओं में चमक होती है और जिनमें चमक नहीं होती उन्हें क्या करते हैं हम, अलग अलग उनके समूह बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने पढ़ी कि दिखावट के आधार पर हम कैसे वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। ठीक, अब अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी, दिखावट के अलावा हमने क्या पढ़ा कि कठोरता के आधार पर कैसे वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, कौन सी वस्तुएं कठोर है और कौन सी वस्तुएं कोमल है। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर कैसे वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, कौन सी वस्तुएं घुलनशील है यानी कि विलय है और कौन सी वस्तुएं अविलय है, घुलनशील नहीं है। ठीक, और लास्ट में अभी हमने पढ़ा कि डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर कैसे हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, कि जो वस्तुएं डूब जाती है यानी कि उनका घनत्व क्या है, ज्यादा है, और जो वस्तुएं तैरती है यानी कि उनका घनत्व क्या है, कम है। ठीक, अगर आपको कहा जाए कि ए वस्तु है और बी वस्तु है, दो हमारे पास क्या है, वस्तु है, अब हमें बोल रहे हैं कि इसकी डेंसिटी तो ज्यादा है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो अब आप आसानी से बता दोगे कि कौन सा ए वाला और बी वाले में से कौन सा तैरेगा कौन सा डूबेगा, आप आराम से बता दोगे। ठीक, यानी कि आप क्या बोलोगे कि ए जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, तो वो क्या होगी, डूब जाएगी। ठीक, यही तो हमने पढ़ा कि जिसका घनत्व ज्यादा है वो डूब जाएगा। अब बी वस्तु कोई है, ठीक, बी वस्तु में कहा जा रहा है कि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ठीक, इसकी डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो बहुत कम है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये वस्तु क्या करेगी, जल में तैरेगी। ठीक, तो अब आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए हैं कि घनत्व से कैसे हम पहचान पाएंगे कौन सी वस्तुएं जो है वो डूबती हैं, कौन सी वस्तुएं तैरती हैं, और कैसे हम जो है दो उनके अलग अलग समूह बनाएंगे। तो कैसे आप दो अलग अलग समूह बना सकते हैं, एक तरफ जो वस्तुएं सिंक होती हैं यानी कि डूब जाती हैं, और एक तरफ जो वस्तुएं फ्लोट हो जाती हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको पांच पांच ऐसी वस्तुएं लिखनी है जो सिंक होती हैं जल में, और पांच ऐसी वस्तुएं लिखनी है जो जल में क्या होती है, फ्लोट होती हैं। चलिए चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।